स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस किया। हम लोगों ने पहले तो देखा कि सोल्यूशन और इलेक्ट्रो को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसकी बात की। और उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखी वो क्या सीखी हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने कंडक्टेंस सीख लिया। ठीक है, आज का वीडियो मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज को मैं क्लियर करने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर ये 30 मिनट का लेक्चर आप देख लोगे तो चाहे जो अनअकैडमिक एग्जाम हो, मैं यहाँ से आपको हर एक अनअकैडमिक एग्जाम में आया हो क्वेश्चन दिखा दूंगा। चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे आईटी का हो, चाहे जेएम का हो। ठीक है, और चाहे आपका 12th बोर्ड का पेपर होता हो, हर जगह पर इसी वीडियो से, इसी 30 मिनट के वीडियो से मैं आपको क्वेश्चन अगले वीडियो में ही करके दिखा दूंगा। ठीक है, यह चैप्टर खत्म होगा तब करके दिखाऊंगा जो भी बने। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले नंबर पे जो चीजें समझनी है उनको बहुत ध्यान से समझो, जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंडक्टेंस को पढ़ा कि ये इनवर्स होती है रेजिस्टेंस की 1/r। ठीक है, कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतनी कम होगी। और अगर ऐसा हो जाता है कि कंडक्टेंस इंफिनिटी की तरफ चली जाती है तो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होगा। और अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी की तरफ चला जाता है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाई आज के वीडियो का जो पर्पस है वो बेसिकली समझना है यहां से कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या था और रेजिस्टेंस को हम किस क्राइटेरिया पे डिफाइन करें। हमें ये तो पता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई चीज कोई करे, कोई हमारे पास में मेटल या नॉन मेटल है, उसकी जो भी टेंडेंसी है कि वो क्या कर रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है या नहीं रोक रहा है। अगर रोक रहा है, अच्छे से रोक रहा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर नहीं रोक रहा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, कम है। यही तो पढ़ा है। तो क्या क्राइटेरिया है कि हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सके। तो सबसे पहले बात तो रेजिस्टेंस के बारे में आप सबको पता है, हम लोगों ने हाई स्कूल लेवल पे पढ़ा ये फार्मूला V=IR। ठीक, V=IR पढ़ा, जहां पे R था रेजिस्टेंस, तो R का फार्मूला सबको पता है, पोटेंशियल अपॉन करंट। ठीक है, R इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट सभी को पता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड पे हो तो इस फार्मूले में आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात जब शुरू करेंगे वहां से जहां से दिक्कत होना स्टार्ट होती है। भाई देखो, अब ये रेजिस्टेंस V/I है, V/I। तो क्या ये रेजिस्टेंस सबके लिए एक जैसा होता होगा? सबके लिए एक जैसा तो नहीं होता होगा। अच्छा, अगर मैं मेटल सेम कर दूं तो आप क्या कहोगे, क्या रेजिस्टेंस सेम होगा? दो एक सेम मेटल के डिफरेंट साइज की दो चीजें ले ली गई। मान लो हम लोग आयरन की बात कर ले, बहुत ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, हम लोगों ने आयरन रॉड ले ली। हम सबको पता है कि भाई आयरन की रॉड कंडक्टर है। अच्छा, एक आयरन की रॉड ले 2 मीटर की और दूसरी आयरन की रॉड ले 3 मीटर की। एक आयरन की रॉड ऐसी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है और दूसरी ऐसी है जिसका 1.5 मीटर स्क्वायर का है। तो क्या इस वाली रॉड, पहली रॉड और दूसरी रॉड, जो पहली रॉड है और दूसरी रॉड है, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या सेम आएगा? ठीक, ये क्वेश्चन है, क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला क्या, लेंथ, और दूसरा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले मैंने इस हेडिंग क्या डाल दी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कैसे हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो जाननी है वो ये जाननी है कि R इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। R जो है हमारा रेजिस्टेंस है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, अब अभी तो हम लोग इलेक्ट्रो पढ़ा थे, क्या फिजिक्स में आ गए? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे भी इसको लगाएंगे कि क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे ये चीजें अप्लाई करने को मिल सके। तो पहली चीज क्या होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, और दूसरी चीज क्या होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, मान लो मार्कर जो मैं पकड़ के रखे हूं इस समय, ये हमारा कंडक्टर है, तो इसकी जो लेंथ है इस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइड से अगर देखा जाए, ऐसे काट दो मार्कर को बीच से, और काटने के बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे तो दिखाई देगा बीच से। तो जो ये चीज है ये होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखना है। पहली बात तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। मतलब यार खुद सोचो, जितनी ज्यादा दूरी तक करंट को भागना है, जितनी ज्यादा दूरी तक करंट को दौड़ना पड़ेगा, उस पर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। अब हमारे पास में एक तार हो और वो तार कितना लंबा हो, बस इतना लंबा हो, और दूसरा तार हो वो बहुत लंबा हो इससे।
ठीक है, एक केबल 1 मीटर का है, ये केबल मान लो 2 मीटर का है और दूसरा 10 मीटर का है, तो 2 मीटर वाले में रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें यहां पर बैटरी को अप्लाई करना है, और 10 मीटर वाले में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, समझो बातों को ध्यान से, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतना ज्यादा आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा हटा देता हूं इधर की चीज को, ठीक है, नोट करना है नहीं इधर का सब आपको पता है, ये मैंने टॉपिक इसलिए लिख रखा था क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो को क्लोज किया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, दूसरी जो चीज है वो क्या है कि आर इज, बहुत ध्यान से समझना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, जहां पर ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इसको बहुत आसानी से मैं समझा सकता हूं, अगर आपने 1 मिनट मेरी बात को इमेजिन किया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो पहले तो नॉर्मल जैसा लिखा होता है वैसा समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है हमारे पास में। मान लेते हैं एक मोटा तार है हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, और दूसरा पतला तार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है। ठीक है, एक मोटा तार है और एक पतला तार है। तो देखो यहाँ पर कम एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका ज्यादा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पूरे में फ्लो कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ए क्या है, बड़ा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, छोटा है, और यहाँ पर ए क्या है, छोटा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, बड़ा है। ठीक, ये बातें बुक में मिल जाएंगी बहुत अच्छे से। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई तार हो, ठीक, आपके पास में क्या हो, कोई तार हो, आप उसको पकड़ के खींच दो तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, रबड़ लेते हो, रबड़ गेटिस, गेटिस जानते हो, उसको पकड़ो और खींचो, तो खींचने पर गेटिस क्या होता है, पतला होता जाता है। पतला होने का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, घटता है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, घटता है। यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है प्यारे बच्चों, लेंथ के। ठीक, लेंथ बढ़ाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, लेंथ घटाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। समझे बात को। और यहां भाई देखो कौन सा रिलेशन लिखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया और रेजिस्टेंस आपस में कैसे प्रोपोर्शनलिटी में होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होंगे। इज इट क्लियर, पूरी तरीके से समझ में आया क्या होगा। ठीक है भाई, किसी चीज को पकड़ा, सोचो ये मार्कर है, इसको पकड़ के खींच दो, ये स्ट्रेचेबल हो, इसको पकड़ के खींच दो, तो इसको पकड़ के खींचूंगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी कि इन दोनों में ऑलरेडी कैसा रेशियो चलता है, इनवर्स रेशियो चलता है, और जब इन दोनों के बीच इनवर्स रेशियो है, इन दोनों के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों के बीच कैसा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ही आएगा। इससे आसान नहीं मिल सकता समझने को। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, मर्ज, अगर मैं क्या कह दूं यहां पर लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 से क्या मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट लगाएंगे रो, और यहां पर आएगा एल अपॉन ए। अब अगर रो क्या आ गया, तो रो है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कई जगह पर इसे रेजिस्टिविटी भी कहा गया है। ठीक है, यहां पर रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड विच इज अ कांस्टेंट, जो कि क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम लोगों को टर्म बताया जाए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमें आर नहीं डिफाइन करना है, हमें किसे डिफाइन करना है, रो को डिफाइन करना है। तो पहली बात तो आपको ये पता चली कि आपके पास में जो आर है उसका फॉर्मूला अब वी अपॉन आई नहीं यूज करोगे आप। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, रो एल अपॉन ए यूज करोगे, जहां पर रो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल है आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्लियर हुई बातें। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कि हमें डिफाइन तो रो को करना था और हम डिफाइन तो आर को कर गए हैं, तो भाई करें क्या, यहां से निकाले रो की वैल्यू। तो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो की वैल्यू आएगी आर ए अपॉन एल। ठीक, क्या यहां तक समझ में नहीं आया भाई, रो था, ए को इधर उठा लाए और एल को नीचे कर लिया, यानी कि एल इक्वल टू कितना आ गया, आर के साथ में ए और ए के अपॉन में एल, सब कुछ उल्टा हो गया, बस इतना ही तो हुआ। सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब कुछ साफ कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं।
हाँ भाई चले, अब करना क्या है, इधर की चीजों को मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं कि हमें डिफाइन करना है इस रो को। और अगर आप मुझसे पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीजों को डिफाइन करते हैं यूनिट पर। यूनिट मतलब कितने पर, एक पर, ब्रह्मास्त्र है लगा दो, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र लगाओ भाई। क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास में जो इक्वेशन, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसमें कह देते हैं एरिया है हमारा 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, और जो लेंथ है हमारी वो है 1 मीटर की। तो बताइए सर कि रो क्या होगा, तो कहोगे रो बराबर आ जाएगा आर के, बस डिफाइन हो गया, ठीक। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 4। चलो डायग्राम बना लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो भाई पहले तो सिलेंड्रिकल बना ले, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी, 1 मीटर। तो इसमें पैदा होने वाला रेजिस्टेंस ही किसके बराबर है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर लेंथ की लंबाई, अगर हमारे पास कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर की हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो उस कंडक्टर के अंदर पैदा होने वाला रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो डिफाइन क्या करेंगे कि इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर and its area of cross section is 1 meter square, then resistance produced in it is known as, दिख रहा है सभी को, हाँ दिख रहा है भाई, is known as specific resistance। क्लियर बात पूरी तरीके से। तो मेरे हिसाब से यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस क्या है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पूरे के पूरे कंडक्टर पे अप्लाई होती है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, जो केवल 1 मीटर, यानी कि क्राइटेरिया है रेजिस्टेंस को क्या करने का, डिफाइन करने का, कि हमें लेंथ कितनी रखनी है, 1 मीटर रखनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखना है, 1 मीटर स्क्वायर का रखना है, और उसके बाद में उसके अंदर पैदा होने वाले रेजिस्टेंस को ही हम क्या कह देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देंगे। क्लियर हो गई बातें पूरी तरीके से भाई। फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मार्कर मेरा डिम चल रहा है, इंक डाल लूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं। हाँ भाई, तो आगे की बात क्या है, आगे की बात ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी, और यूनिट के साथ साथ हम लोग इसको कैसे डिफाइन करें अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे, क्योंकि वहां तो कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। यहाँ तो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल देख लिया कि हमारे पास में क्या है, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर और 1 मीटर लेंथ है। तो हम वहां पर क्या ऐसा करें, वहां पर क्या ऐसा करें कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस पे इन चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर ले, अप्लाई कर ले। तो चलो भाई सीखते हैं, पहले पूरा सब कुछ साफ कर दो। जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर ले, हेडिंग डालते चलो साथ साथ। हाँ भाई, तो बात आती है ये कि हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा रो इक्वल टू, क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा आर, ठीक, इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये पढ़ा, ठीक। फिर हम लोगों ने रो इक्वल टू क्या पढ़ा, आर ए अपॉन एल, ये पढ़ा, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। चलो भाई निकालो यूनिट। तो रो की यूनिट क्या होगी, आर मतलब ओम, आर मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर, काट दो भाई फटाक से। तो क्या आ गई इसकी यूनिट, इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर, ओम के साथ मीटर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक, यूनिट क्लियर पूरी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे क्या गेम बनाया जाए। तो गेम हम ये बना सकते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैंने लिया था अभी ए इक्वल टू कितना, 1 मीटर स्क्वायर, और मैंने लेंथ ली थी 1 मीटर, तो बताओ जरा इस सिस्टम का वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम बताओगे सर एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, पता नहीं है बात किसी को, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ नहीं पता होगी। चलो भाई सीखो, वॉल्यूम अलग अलग, सिलेंडर का फार्मूला नहीं लगना है, बेस एरिया, ये बात मंत्र मार लो अपने दिमाग में, बेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से, या लेंथ की जगह क्या कह लो, हाइट कह लो, ठीक। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। मार्कर है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसका बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट। अगर ऐसे रखते तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ। मीन्स कहने का क्या है कि हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि 1 मीटर क्यूब, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर, यानी कि वॉल्यूम क्या आया, 1 इंटू 1, एंड मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, दैट मीन्स मीटर क्यूब।
हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि 1 मीटर क्यूब अगर हमारे पास सिस्टम हो तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वही रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो अब हमें भरने हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो क्या करें हम लोग, करें 1 मीटर स्क्वायर की एक रॉड इधर लगाए, एक प्लेट लगा लें, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर की एक प्लेट इधर, 1 मीटर स्क्वायर की दूसरी प्लेट किधर लगा ले, दूसरी तरफ। चलो भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्या करें, इसको यहां से कर दें कनेक्ट, इसको यहां से क्या कर लें कनेक्ट, ऐसे। और इसके अंदर पूरे में, और इसकी लेंथ कितनी ले लें, इन दोनों को, इन दोनों प्लेट को कितनी दूरी पर रखें, इन दोनों प्लेट को रख ले 1 मीटर की दूरी पर। अब बताओ जरा इस सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, प्लेट का जो ये हिस्सा है ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां से वहां तक की लेंथ क्या हो गई 1 मीटर। तो अगर हम कहें भाई बताओ एरिया मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ, दिस इज योर बेस एरिया, इसको बेस एरिया मान लो 2 मिनट के लिए, कुछ भी कर सकते हो, उल्टा करके रख तो बेस एरिया हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इसको लिया, और 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस 1 मीटर, दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब। तो सिस्टम तो सेम है, बस करना क्या है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में ला करके भर देना है किसे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। किसको भर देना, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ला करके भर दो इसके अंदर। तो अगर हम लोगों ने ये सिस्टम तैयार कर लिया तो इस पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 1 मीटर क्यूब, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वही रेजिस्टेंस क्या होगा, रो होगा, जिसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है, एक प्लेट ऐसे लगानी 1 मीटर स्क्वायर, एक प्लेट ये लेनी 1 मीटर स्क्वायर, दोनों को रखना कितनी दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर, और 1 मीटर की दूरी पर रख करके उसके बीच में क्या भर देना है हमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देंगे तो पूरे के पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 मीटर क्यूब, और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वही रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों, रो के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। अगर नहीं क्लियर हुई है वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं दोबारा क्लियर करके दूंगा आपको। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे, कितने मिनट हो गए, 17 मिनट। हाँ जाएगा वीडियो आज का लंबा जाएगा थोड़ा सा, आज इसको, इस पूरे पार्ट को मैं खत्म करके ही हटूंगा। तो अगली हेडिंग आप अपनी कॉपी पर डालिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज योर कप्पा। एक नया टर्म आया है, बहुत अच्छा वर्ड है कप्पा। ठीक है, चलो भाई देखें, तो हेडिंग डाल दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सारे फॉर्मूले अभी क्लियर हो जाएंगे, पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझ लें है क्या। जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ी कि हम लोग रेजिस्टेंस को एक क्राइटेरिया पे डिफाइन करें, तब हमने पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी तरीके से हम लोग ने कंडक्टेंस को पढ़ लिया था कि ये तो भाई उल्टा होती है रेजिस्टेंस की, तो अब हमें नए क्राइटेरिया की जरूरत पड़ी कि भाई स्पेसिफिक कैसे निकालोगे। तो बस वही काम हमें करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो इधर कि हम लोगों ने कंडक्टेंस सी पढ़ी, कई सारी किताबों में जी लिखा हुआ है मैंने देखा, तो सी या जी कंडक्टेंस कुछ भी लिख लो। तो कंडक्टेंस को पढ़ा हम लोगों ने, क्या थी 1/r, ठीक, क्या थी 1/r। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, और कप्पा बनाया जाता है समथिंग लाइक के, ऐसे बनता है, ठीक है, ये होता कप्पा। चलो भाई देखो क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टेंस जो है ना, कंडक्टेंस वो उल्टा है, जस्ट इनवर्स है रेजिस्टेंस की। तो अगर हम कहें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज योर कप्पा, वो क्या होगी, तो कहोगे सर वो होगी अपोजिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। कुछ कठिन नहीं है यार, दिमाग लगाओ मेरे साथ। अगर मैंने कहा कि कंडक्टेंस जस्ट इनवर्स होती है रेजिस्टेंस के, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी इनवर्स होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी इनवर्स होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। यानी पहली बात तो आप दिमाग में लगाओ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जस्ट उल्टा होती, यानी कि हम कह सकते हैं कापा इज इक्वल टू 1/रो। पहला फॉर्मूला नोट कर लो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, पहला फॉर्मूला नोट कर लो, कापा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा, हम लोगों ने रो का फॉर्मूला पढ़ा आर, उसके बाद में ए, और अपॉन में क्या एल, आर ए अपॉन एल, ठीक है। अच्छा, अगर ये वैल्यू उठा के यहां रख दे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, तो कापा का फॉर्मूला आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, 1/r
वन अपॉन नीचे रो की वैल्यू क्या रखनी है, आर ए, और अपॉन में क्या, एल। ठीक, वन अपॉन कितना, ये जो पूरी वैल्यू थी ये पूरी सीधा डिनोमिनेटर में रख दी, तो ये एल क्या हो जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, और कापा का एक नया फॉर्मूला आएगा, दैट इज एल अपॉन आर इंटू ए। ये आया आपका दूसरा फॉर्मूला। चलो भाई इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, और डिफाइन करने के बाद हम लोग कैसे वैल्यूज निकालेंगे, और क्या क्या रिलेशन बचे हैं, यूनिट वगैरह क्या है। पहले नोट कर लो इसको पूरे को। हो गया, हाँ भाई, तो सबसे पहले नंबर पे तो क्या कर रहे हैं, इसको कर ले डिफाइन, और इसको डिफाइन करने के लिए करें क्या, ब्रह्मास्त्र लगा दें। चलो भाई इसको हटा लें सबसे पहले तो, कि अब हम लोग फिर से एक बार एज्यूम करें कि लेंथ कितनी है 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। इसको लिखा रहने दो, ये तो फॉर्मूला निकाला है अभी। तो कापा इक्वल टू अब क्या लिख लें हम लोग, लिखे लेट कर लेते हैं, लेंथ है 1 मीटर की, और हमारा ए है 1 मीटर स्क्वायर का। बातों को समझते चलना, ठीक है, कि हमारा वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब का। दोबारा नहीं बनाऊंगा मैं सारी चीजें। 1 मीटर क्यूब की प्लेट एक तरफ है, 1 मीटर स्क्वायर की एक तरफ है, 1 मीटर स्क्वायर की दूसरी तरफ है, उसके बीच में भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। ये सिस्टम समझ गए हो ना, अगर ये सिस्टम समझ गया हो तो सारी बातें क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलो भाई, तो लेंथ है 1 मीटर की, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, पुट अप कर दो, तो क्या आ गया आपका, आपका आ गया कापा इक्वल टू 1 अपॉन आर। कापा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों पढ़ा था कापा इक्वल टू 1 अपॉन आर का मतलब क्या पढ़ा था, 1 अपॉन आर का मतलब पढ़ा था जी, या फिर क्या कह सकते हो, कंडक्टेंस, क्या कह सकते हो, सी। जो आपकी बुक में लिखा हो आप वो लिख लेना, ठीक है, चाहे जी चाहे सी। तो कापा इक्वल टू क्या आ गया, जी या फिर सी, या सीधी बात मैं यहां लिख दूं, क्या आ गया, कंडक्टेंस। तो डिफिनीशन क्या बनी, डिफिनीशन क्या बनी कि व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, then its conductivity, तब उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी को, its conductivity is known as specific conductance। तब उसकी जो कंडक्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। बहुत ज्यादा साफ राइटिंग नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या लिख रहा हूं। व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, यू एन डी डॉट मींस कंडक्टर, इज 1 मीटर, जब लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसके अंदर जो भी इसकी कंडक्टेंस होगी सी, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी कापा के। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। अच्छा इसको थोड़ा सा और सजा लो, और सजा के क्या लिख दूं, इधर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, चलो भाई इसको सजा रहा हूं यहाँ पर। तो एक और फॉर्मूला आएगा, और वो आएगा कापा इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन रो को हम लोगों ने क्या लिखा था, सी, तो क्या लिख सकते हैं, सी, और उसके साथ में आया एल अपॉन ए, सी एल अपॉन ए, इसको लिख लो, इक्वेशन नंबर 3 हुई थी, हाँ 4। सारी बातें नोट कर लो, औच पौच लिखा है, जो जरूरत समझ रहे हो उसको नोट करो फटाक से, आगे की बातें करके वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। समझ गए चीजों को, कि अगर हमारे पास में क्या हो, अगर हमारे पास में जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, ठीक है, बस सीधी बात इतना समझो, कुछ सब भूल जाओ। हमारे पास जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, कैसे बनाएंगे, 1 मीटर की एक प्लेट लेंगे, दूसरे मीटर की दूसरी, 1 मीटर की एक प्लेट, 1 मीटर की दूसरी प्लेट, उनको एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख देंगे, उसके बीच में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भर देंगे, 1 मीटर क्यूब का सिस्टम तैयार हो गया। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो रो है, उसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज कापा। बस इतनी सी बात आपको समझ के रखनी है। क्लियर, हम लोगों ने पढ़ा है कंडक्टेंस होती है 1 अपॉन रो, तो जो कंडक्टेंस होती थी, नॉर्मल कंडक्टेंस होती थी, वो नॉर्मल रेजिस्टेंस की उल्टा, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की उल्टा, दैट इज 1 अपॉन रो। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ करके क्या कर लें, ट्वेंटी 4 मिनट, हाँ बस 30 से पहले हो जाएगा ये सब। चलो भाई, अब हम लोगों ने रिलेशन क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया कापा इक्वल टू क्या आया, कापा इक्वल टू आया सी एल अपॉन ए।
लिख दिया मैंने GL/A, ठीक है। C और G मतलब दोनों का आप समझ लो, C लिखूं चाहे G लिखूं उसका मतलब क्या है, कंडक्टेंस। C से केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये रीजन है कि G से बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में G लिख दिया गया है कंडक्टेंस को। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि L बराबर जब 1 हो, A बराबर जब 1 मीटर स्क्वायर हो, तब काप्पा बराबर किसके आ जाएगा, G के आ जाएगा, ठीक, ये पढ़ लिया। उसके बाद में अब बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट की अगर बात करें तो क्या होगी भाई, देखो काप्पा की यूनिट, तो काप्पा की यूनिट क्या आएगी, काप्पा की आएगी G की यूनिट पहले। तो G की यूनिट क्या होती थी, कंडक्टेंस 1/ρ। तो हम लोगों को याद है कि इसकी यूनिट होती थी ओम इनवर्स, ठीक। भाई नहीं याद है तो लो देख लो, G = 1/r मतलब 1/ओम, तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स। L मतलब कितना, मीटर, और एरिया मतलब कितना, मीटर का स्क्वायर, यही तो बात आई। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो काप्पा की यूनिट तैयार हुई ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। कोई समस्या, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको ध्यान से देखो। तो पहली यूनिट क्या आई, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को और क्या लिखते थे, महो, याद करो महो। तो दूसरी यूनिट आई महो मीटर इनवर्स। तीसरी यूनिट क्या आएगी, तीसरी यूनिट आएगी साइमन के साथ में मीटर इनवर्स। और एक बात, अब ये बटे में लिखना बंद करो, ठीक है, इंटरमीडिएट में आ गए हो, बड़े हो गए हो, कोई पूछे यूनिट क्या है तो ओम बटे मीटर मत कह देना, जाकर के इनवर्स में लिखना सीखो। कोई भी पेपर देने जाओगे आपको इसी वे में यूनिट्स लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे क्या पढ़ लें, और कुछ रह गया काप्पा के बारे में, हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई, इसको अलग से लिखे दे रहा हूं और काम खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो L/A है, L/A, कई बार पेपर में ऐसा होता है कि L/A की वैल्यू पूरी की पूरी दे देता है, ठीक है, L/A की वैल्यू पूरी की पूरी दे देता है। तो वहां पे आपको लेंथ और एरिया अलग अलग नहीं दिया होगा, वहां पर आपको L/A दिया होगा, और बेसिकली दिस L/A दैट मींस लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज सेल कांस्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 बार बोल रहा हूं, याद कर लो। L/A जो होगा वो सेल कांस्टेंट होगा। अगर किसी भी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको क्या दिया हुआ है, L/A का रेशियो दिया हुआ है, बस इतनी सी बात आपको समझ, ठीक है। तो सारी बातें हो गई, यूनिट हो गई, काप्पा हो गया, रिलेशन बिटवीन काप्पा एंड G हो गया, सारी चीजें हो गई हम लोगों की। यहाँ अगली हेडिंग जो हमारी आएगी वो मैं लिख दे रहा हूं, क्या आएगी, वो आएगी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कहीं जगह है, यहाँ है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था भाई, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये शुरू होने वाला है, मोलर कंडक्टिविटी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दूंगा वो दूंगा कोहलर्स, ठीक है, कोहलर्स लॉ दूंगा, और कोहलर्स लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, यहां पर दूंगा। अच्छा, उसके बाद में एक चीज और जो लास्ट के 1 मिनट में मैं बोल देना चाह रहा हूं, और वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 3-4 चीजों की बहुत जरूरत है। पहली वो चीज जो आएगी वो होगी डिफरेंशिएशन, दूसरी होगी इंटीग्रेशन, और अगला होगा लॉग। हाँ भाई, आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि एकदम से लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो इंटरप्ट हो गया। तो सारे टॉपिक हम लोगों के खत्म हो गए। बहरहाल मैं केवल इतना बताने वाला था कि अगला जो होगा वो कोहलर्स का लॉ होगा, और साथ साथ क्या होगा हमारा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां तक शेयर कीजिए जहां तक इसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।